नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मेरी नंदे अक्सर सास के गुस्से में आग में घी का काम करती हैं। मीता आज भी उदासी अपने कमरे में बैठी थी। तभी बाबूजी समोसे और जलेबियां लेकर आए और प्यार से अपनी लाडो को पुकार कर बोले, मीतू देख, मैं तेरे पसंद की जलेबियां और समोसे लेकर आया हूँ। बस बेटी फटाफट चाय बना ला, सब मिलकर खाते हैं। मीतू के पिता गिरधारी जी आज अपनी बेटी की उदासी दूर करना चाहते थे, इसीलिए अपनी बिटिया के चेहरे पर मुस्कान देखने की भरसक कोशिश कर रहे थे। पर मीता हमेशा की तरह चहकती हुई दौड़कर नहीं आई। वह धीरे धीरे कदमों से चलकर आई और अपने पिताजी से समोसा और जलेबी का पैकेट लेकर रसोई में चली गई। सबके लिए मीता की यह हरकत अप्रत्याशित थी। यही मीता शादी से पहले इतनी चहकती रहती थी और समोसे और जलेबी देखकर तो नाचने ही लग जाती थी। फटाफट अदरक कूटकर चाय बना लाती और सबको बुला लेती। फिर तीनों भाई बहन और माता पिता सब मिलकर चाय और समोसी जलेबी का लुफ्त उठाते। पर आज सब कुछ बदला सा था। पग फेरे के बाद यह कोई चौथी बार मीता मायके आई थी। इस बार जब से वह ससुराल से आई थी बहुत उदास रहती थी, बिल्कुल बुझी बुझी सी थी। क्या बात है मीतू, तू इस बार जब से ससुराल से आई है उदास रहती है। तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? कई बार उसकी माँ कल्याणी जी ने जानने की कोशिश की। उनके लिए बेटी के हृदय की था लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। चंचल बातूनी बिटिया ससुराल से खामोश होकर आए तो माँ की चिंता स्वाभाविक है। पापा माँ हो या भैया हो, घर में हर कोई पूछता कि मीता तुम इतनी गुमसुम क्यों हो, क्या बात है। लेकिन मीता सबकी बात को टाल जाती थी। 4 दिन हो गए थे उसे ससुराल से आए हुए। इसी बीच सास ससुर और नंद का कोई फोन नहीं आया था। हाँ, पति का फोन एक बार जरूर आता था, पर मीता फिर भी उदास थी। चौथे दिन जब मीता बिल्कुल उदास होकर छत पर बैठी थी, तब उसकी माँ कल्याणी देवी 2 कप चाय लेकर वहां पहुंची और कोशिश करने लगी बेटी के हृदय की था ले सके। तू इतनी उदास मत रहा कर बच्चे, बता तो सही क्या बात है। उनके इतना कहते ही मीता छोटे बच्चों की तरह उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। अरे क्या हुआ बेटा? अमिता से रहा नहीं गया। उसने कहा, माँ, जब से शादी करके उस घर में गई हूँ मुझे लगता है उस घर में कोई मुझसे खुश नहीं है। ना तो अच्छे से चाय बना पाती हूँ, ना खाना बनाती हूँ। किसी को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। जब मैं सफाई करती हूँ किसी को पसंद नहीं आती। वे रोज के कपड़े आयरन करते हैं जबकि मैं संडे को करती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जिसमें मुझसे गलती हो जाती है। मेरी तरफ से ही सब गड़बड़ होता है। बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय दो बेटा। थोड़ा उन लोगों को भी समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जो भी काम करती हूँ उनमें मेरी नंदें मीन मेख निकालती हैं। कभी कभी सास मेरी प्रशंसा करने लग जाती है तो मेरी दोनों नंदें आकांक्षा और अंकिता मेरी शिकायत करने लग जाती हैं। और कभी थोड़ी सी भी गलती हो जाती है उसे बढ़ा चढ़ाकर सास के गुस्से की आग में घी डालने का काम करती हैं। यह बात भी बहुत बड़ी नहीं है मेरी बच्ची। जब तुम अपना काम अच्छे से करोगी कोई तुम्हारी चुगली नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे काम में कोई कमी निकाल ही नहीं पाएगा। क्या तुम सही कह रही हो माँ? क्या ऐसा सच में हो पाएगा? क्योंकि जब सास मुझे डांटती है, भला बुरा कहती है, तो मैं देखती हूँ निशांत का भी मुंह बन जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि बार बार मेरी गलतियाँ सामने आने से निशांत का प्यार मेरे लिए कम हो जाए। मैं उनका प्यार नहीं खोना चाहती माँ। मैं उस घर में अपने पति के प्यार के सहारे ही तो हूँ। अगर उनका प्यार भी मुझसे खो जाएगा तो। शादी की शुरुआत में सभी लड़कियों को यह सब सहना पड़ता है। काम करने की आदत नहीं होने की वजह से जब अचानक काम करना पड़ता है तो गलतियां होनी स्वाभाविक है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम इसकी परवाह मत करो। कल्याणी जी ने अपनी बेटी की बात पर मुस्कुराकर कहा, बेटा कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हमें नए घर में सेटल होने में टाइम लगता है। कोई भी चीज एक बार में सही नहीं हो जाती। तुम थोड़ा समय तो दो। अगर मेरी इतनी गलतियां देखकर वह भी मुझसे नफरत करने लगेगा तब मैं कैसे जीऊंगी?
कहकर जोर जोर से रोने लगी मीता। वैसे तो कल्याणी देवी से अपनी बेटी का रोना नहीं देखा जा रहा था, लेकिन उसे समझाना भी जरूरी था। इसीलिए बिना भावुक हुए, स्वयं को संयत रखते हुए मीता के सिर पर हाथ फेरते हुए समझाने लगी, देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले से बोल चुकी हूँ कि अभी काम में गलतियाँ होना स्वाभाविक है। इस पर दुखी होना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम अभी अनाड़ी हो, उस घर के नियम कानून भी नहीं जानती और रसोई के गुण भी नहीं जानती। तो बेहतर है घर के जो काम तुम्हें नहीं आते वह अपनी सास से पूछ लिया करो, क्योंकि वह घर की मुखिया हैं और बड़ी हैं। जब कोई बड़ा होता है और उन्हें उनके बड़प्पन का एहसास कराया जाता है, उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया जाता है, तब वह भी अपने आप के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं और छोटों के साथ खराब व्यवहार नहीं करते। जब तुम्हारी सास को यह लगेगा कि तुम उनकी जगह नहीं ले रही हो, बल्कि उनसे बेटी की तरह सब कुछ पूछकर काम कर रही हो और घर अब भी उनके अनुसार चल रहा है, तब उनका डरा हुआ मन तुम्हारे प्रति प्रेम और अपनेपन से भरना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मीता ने उलझन भरी निगाह से माँ को देखकर पूछा। बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सास को पर्याप्त सम्मान दो। वह बुजुर्ग हैं तो उन्हें बड़प्पन दो और घर के महत्वपूर्ण निर्णय अपनी सास से पूछ कर लिया करो। इससे उन्हें तुम पर गुस्सा भी नहीं आएगा और उनका विश्वास तुम पर जमेगा। वह तो फिर भी ठीक है माँ, वह कभी डांटती हैं तो कभी प्यार भी करती हैं, पर यह जो दोनों नंदे हैं ना, यह दोनों एकदम जासूस की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। इनका क्या करूं? अभी अभी तो कहा था ना मैंने बेटा कि बड़ों को सम्मान देने के साथ साथ छोटों को प्यार दिया जाता है, तो तुम्हें दोनों नंदों को प्यार देना होगा। अपने किसी किसी काम में इन्हें भी शामिल किया करो और साथ ही तुम्हें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यह घर की बेटियां हैं और भाभी के आने से इन्हें लगता है कि इनकी जगह छीनने वाली है, इसीलिए वह तुमसे ऐसा व्यवहार कर रही हैं। जब वह देखेंगी कि तुम उन दोनों को भी कितना प्यार कर रही हो और उसके भैया को उनसे नहीं छीन रही हो, वह दोनों तुम्हारी चुगली नहीं किया करेंगे और तुम पर विश्वास करने लगेंगी। उनको तुमसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल घर की बेटियां जब देखती है कि भाभी आई है और भैया बदल रहा है, फिर उन्हें अपने भाई का स्वाभाविक प्रेम और लगाव खत्म होता हुआ दिखता है, तो इसी से असुरक्षित होकर और दुखी होकर वह अपनी भाभी की चुगली और शिकायत करने लग जाती है। ओह, तो यह बात है आकांक्षा और अंकिता के मुझसे नाराज होने की। मुझे लगता था कि मैं ही बुरी हूँ, मुझे काम नहीं आता और इसीलिए वह दोनों सास के गुस्से में आग में घी डालने का काम करती हैं। मीतू ने मासूमियत से कहा तो उसकी माँ को अपनी भोली बिटिया पर बहुत ही प्यार आया। उन्होंने मीता का माथा चूमते हुए आगे कहा, देख मेरी लाडो, तू ऐसी गलती मत करना जैसी गलतियाँ लगभग हर नवविवाहिता करती है। जैसे कि तुम लोग कहीं भी घूमने जाओ तो तुम्हें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा कि कभी कभी उनको भी साथ लेकर जाओ। कभी तुम और निशांत बाजार या कहीं और जाओ तो अपनी नंदों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जरूर आओ। हो सके तो सास ससुर के लिए भी छोटा मोटा उनके काम का कोई सामान लेकर आया करो। इससे घर में सब खुश रहेंगे और तुम्हें दिल खोलकर अपनाएंगे और नंदे तुम्हारी चुगली तुम्हारी सास से करना छोड़ देंगी और तुम्हारी बुराई भी नहीं किया करेंगी। दोनों छोटी नंदों को अपनी छोटी बहनों की तरह प्यार दो, फिर देखना पूरा परिवार एक सूत्र में बंध जाएगा और तुम्हें वह लोग बाहर से आए हुए नहीं समझेंगे, बल्कि अपने ही परिवार का एक अंग समझेंगे। वाह माँ, यह तो तुमने बहुत अच्छा टिप दिया है। अब तो मैं ससुराल में सबको खुश रखूंगी। चाहे मैं कैसा भी खाना बनाऊं, सबको पसंद आएगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे। मीता उछलकर बच्चों की तरह ताली बजाकर बोली। तब उसके पापा गिरधारी जी भी आ चुके थे। छोटी बहन और भाई नितेश भी बैठक में आकर बैठ गए थे। कल्याणी जी ने अब गंभीर होकर कहा, ऐसा नहीं है बेटा, जब तुम अच्छा खाना नहीं बनाओगी तो वे लोग ना तो तारीफ करेंगे और ना ही तुम्हें पसंद करेंगे।
तुम्हें घर गृहस्थी की कुछ गुड़ बातें सीखनी पड़ेंगी, तभी तुम परफेक्ट बहू बनोगी। घर संभालना और रिश्तों को संभालना कोई छोटा काम नहीं है। आज मीता अपनी माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की भी पूरी कोशिश कर रही थी। कल्याणी को भी पता था कि मीता एक दिन में सब कुछ नहीं सीख पाएगी, कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, पर धीरे धीरे उसे घर गृहस्थी के कामों में पारंगत होकर ससुराल की बागडोर संभालनी होगी। और रिश्तों को निभाते निभाते खुद को साबित करना होगा, तभी उसे सबकी इज्जत और प्यार मिलेगा। अब धीरे धीरे कल्याणी जी मीता को रोज थोड़ा रसोई का काम सिखाती, थोड़ा घर संभालना सिखाती। कुछ ही दिनों में लाडली बिटिया में काफी बदलाव आ गया था। अब उसकी सोच भी बदल रही थी। एक दिन उसके पति निशांत का फोन आया तो मीता ने फोन उठाया और खिलखिलाते हुए बोली, आज मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मम्मी जी और आकांक्षा अंकिता कैसी हैं? उनकी भी याद आती है। जब से यहाँ आई हूँ उन्होंने तो कोई फोन ही नहीं किया। अब निशांत थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, मम्मी और दोनों बहनें तुम्हें बहुत याद करती हैं। उस दिन शाम को मीता के पास उसकी सास का फोन आया और दोनों नंदों ने भी उससे खूब बातें की और जल्दी आने को भी कहा। उनसे बात करके मीता खुशी से गदगद हो गई। उसके ठीक 2 दिन बाद निशांत का फोन आया, मैं तुमको लिवाने आ रहा हूँ। अरे बेगम, इस नचीज के बारे में भी जरा सोचो, बेचारे का तो तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता। हम अपनी बेगम को लेने आ रहे हैं। निशांत की रोमांटिक बातें सुनकर मीता शर्मा गई। माँ की सीख सच में बहुत काम आई थी। अब उसका पति उसे लेने आ रहा था। वह उत्साह से ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। अब उसे शादी के बाद अपनी नई जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। मीता समझ रही थी कि हर लड़की को शादी के बाद अब 2 घरों में 2 भाग में जिंदगी जीनी पड़ती है। मायके में अलग बेपरवाह सी जिंदगी और ससुराल में भी एक अलग जिंदगी जीनी पड़ती है। जिंदगी खुश होकर जीना हो तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी जरूरी है। ससुराल में हर नए रिश्ते को अपनाना पड़ता है, तभी वह रिश्ता अपना बनता है और घर भी अपना लगता है। बस यह मंत्र याद रखने की जरूरत है, वह है बड़ों का मान सम्मान और छोटों को प्यार। इसी से सुखी रहता हर घर परिवार। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।